बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इससे पहले आप इस कहानी की 45 के साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 46 मुलाहिजा फरमाएं। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई। मुझे पूरी तरह एहसास था कि हम उसे किस पोजीशन में छोड़कर जा रहे थे। कोई मामूली सी गलती उसे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। अपना ख्याल रखना, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हालात पुरसुकून होते यहाँ से निकल जाना जिंदगी रही तो फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। तुम भी अपना ख्याल रखना, समित्रा ने कहा। और तुम भी, आखिरी जुमला उसने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और हम मकान से बाहर आ गए। इस वक्त गली में इक्का दुक्का लोगों की आमदरफ्त थी, लेकिन सब अपने अपने ध्यान में थे। किसी को इससे गर्ज ना थी कि कौन यहाँ से जा रहा है। गली के मोड़ पर पहुंचकर हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। समित्रा अब भी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हम दोनों ने हाथ हिलाया और दूसरी तरफ मुड़ गए। हम दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए चलते रहे। रत्ना ने थैला चादर के नीचे बगल में दबा रखा था। बस स्टेशन के करीब पहुंचकर हम एक दूसरे से अलग हो गए। ये सियाहत का सीजन था। माउंट आबू आने वाली बसें तो मुसाफिरों से भरी होती थी, मगर बाहर जाने वालों की तादाद कम थी। बुकिंग विंडो के सामने 2-3 मुसाफिर थे। रत्ना भी लाइन में लग गई। मैं बस की तरफ आ गया। बस में 20-22 मुसाफिर बैठे हुए थे। कंडक्टर करमचंद छत पर सामान बांध रहा था। उस वक्त 8 बजने में 5 मिनट थे। करमचंद ने मुझे देख लिया और वहीं से चीख कर बोला, तुम जरा नीचे आओ। मैंने उसे हाथ से इशारा किया। वो रस्सी को गिरा लगाकर नीचे उतर आया। क्या बात है सरदार जी, उस्ताद कहाँ हैं? उसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर मेरे चेहरे से किसी गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया। एक गड़बड़ हो गई है करमचंद, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम्हारा उस्ताद बलदेव सिंह तो बिल्कुल ही फंसा निकला। क्या हुआ सरदार जी को? करमचंद की आंखों में तशवीश उभर आई। ओ होना क्या था, रात को गिलास पर गिलास चढ़ाता रहा, मना करने के बावजूद नहीं माना। सुबह होते ही उल्टियां शुरू कर दी। तबीयत इतनी खराब हुई कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अभी मैं उसे हॉस्पिटल छोड़कर आ रहा हूँ। शाम तक तो वो अपने आवास में नहीं आ सकेगा। ये तो गड़बड़ होगी सरदार जी, करमचंद फिक्रमंद लहजे में बोला। इस वक्त तो अड्डे पर कोई और ड्राइवर भी नहीं है और हमारी बस के रवाना होने में सिर्फ 3-4 मिनट रह गए हैं। बलदेव सिंह ने इसीलिए मुझे भेजा है। मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। उसने कहा था कि करमचंद भी बड़ा अच्छा ड्राइवर है। हम दोनों बारी बारी चलाते हुए बस ले जाएंगे। वो कल सुबह ही किसी बस से आ जाएगा। मैंने करमचंद को अच्छा ड्राइवर इसलिए कह दिया था कि पुराने कंडक्टर आमतौर पर पूरे नहीं तो आधे ड्राइवर जरूर बन चुके होते हैं। मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, करमचंद ने कहा। वैसे बुरा मत मानना सरदार जी, कल रात वो नारी कौन थी आपके साथ? वो ऐसे ही मिल गई थी शुगल मेले के लिए। मैंने उसे नजरें चुराते हुए कहा। समझ गया सरदार जी, करमचंद बोला। अपना उस्ताद सारी तनख्वाह इसी तरह शुगल मेले पर खर्च कर देता है। कोई खूबसूरत नारी हो तो वो सब कुछ भूल जाता है। आओ सरदार जी, मेरे साथ आओ, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। हम दोनों मैनेजर के दफ्तर में दाखिल हो गए। इस वक्त वो अकेला ही था। मैनेजर अधेड़ उम्र भारी भरकम आदमी था। तो मटके की तरह फूली हुई थी, सर गंजा और खोपड़ी के पिछली तरफ 42 बार लंबी चटिया थी। माथे पर सुर्ख टीका लगा हुआ था। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कट्टर हिंदू है। करमचंद मध्यम लहजे में उससे बात करता रहा। मैनेजर की पेशानी पर बल पड़ गए। बलदेव सिंह का कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, उसने कहा। फिर मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? आओ जी। मैंने जेब से बलदेव सिंह वाला लाइसेंस निकाल लिया और उसका सिर्फ लिश्कारा देकर दोबारा जेब में डाल लिया। ठीक है सरदार जी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। इस वक्त अड्डे पर कोई और ड्राइवर नहीं है, मजबूरी है। आज तुम ये गाड़ी ले जाओ, मगर संभाल के चलाना, रास्ता खतरनाक है। मैंने बड़े बड़े खतरनाक रास्तों पर गाड़ी चलाई है जनाब, मैंने कहा। ठीक है जाओ, टाइम हो रहा है, मैनेजर बोला। हम दोनों दफ्तर से बाहर आ गए। कंडक्टर वाउचर लेने के लिए असिस्टेंट मैनेजर के कमरे की तरफ चला गया और मैं बस में सवार हो गया। ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले मैंने मुसाफिरों पर निगाह डाली तो रत्ना चौथी सीट पर खिड़की की तरफ बैठी हुई थी। उसने चादर से घूंघट सा निकाल रखा था। उसके साथ एक बारी भरकम अधेड़ उम्र आदमी भी बैठा हुआ था। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करने से पहले गियर बॉक्स और डायल्स वगैरह का अच्छी तरह जायजा लिया और अल्लाह का नाम लेकर इग्निशन की चाबी घुमा दी। छोटी गाड़ियां चलाने में तो मैं अपने आप को बहुत माहिर समझता था, मगर कार और बस में बड़ा फर्क होता है। करमचंद भी बस में आ गया। उसने सरसरी से अंदाज में बस के अंदर का जायजा लिया और दरवाजा बंद करके मुझे रवानगी का इशारा कर दिया। मैं अल्लाह का नाम लेकर बस को हरकत में ले आया। शहर से बसों की आमदोरफ्त का रास्ता मुझे मालूम था। मैं बहुत मोहतात अंदाज में और बहुत हल्की रफ्तार से बस को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता हुआ दिलवाड़ा रोड पर ले आया। यही सड़क आबू रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई थी और वहां से मुख्तलिफ शहरों की तरफ सड़कें निकलती थी। शहर से निकलते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। आसमान पर बादल तो पिछले 2-3 दिनों से नजर आ रहे थे और अब उन्होंने अचानक ही बरसने का फैसला कर लिया था। माउंट आबू से 15 मील आगे देहात की तरफ एक रास्ता फूटता था। उस मोड़ पर पुलिस की आरजी चौकी बनी हुई थी। लोहे की जंजीर लगाकर सड़क बंद कर दी गई थी। मैंने बैरियर के करीब पहुंचकर बस रोक ली। करमचंद ने दरवाजा खोल दिया। 2 पुलिस वाले अंदर घुस आए और मुसाफिरों का जायजा लेने लगे। 2-4 आदमियों से उन्होंने कुछ सवालात भी किए। उनके अंदाज और लहजे में बड़ी बदतमीजी थी। एक अधेड़ उम्र मुसाफिर तो उनसे उलझ भी पड़ा था।
आतंकवादियों की तलाश है, उन्हें तो पकड़ नहीं सके साले, जनता को परेशान करते हैं। वो शख्स बड़बड़ाया। एक पुलिस वाला तो उसे बस से उतारने पर तैयार हो गया। इस मौके पर दूसरे मुसाफिरों को मुदाखलत करनी पड़ी थी। मैं खामोशी से अपनी सीट पर बैठा रहा। पुलिस वालों ने मुझ पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि मेरी तरफ देखा तक नहीं था। ड्राइवर को शायद वो मुस्तस्ना समझते थे। तकरीबन 15 मिनट बाद बैरियर हटा लिया गया। मैंने इंजन स्टार्ट करके बस आगे बढ़ा दी। बूंदाबांदी का फायदा मुझे हुआ था, अगर बारिश ना होती तो मुझे बस तेज चलानी पड़ती और वह सूरत हाल खतरनाक होती। मेरे लिए बस को संभालना मुश्किल हो जाता। बारिश की वजह से मैं बस को हल्की रफ्तार से चलाता रहा। इस तरह बस भी मेरे कंट्रोल में रही। आबू रोड तक 35 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे में तय हुआ था। बस में बैठे हुए तमाम मुसाफिर बड़बड़ा रहे थे, लेकिन मैं किसी की परवाह किए बगैर बड़े आराम से बस चलाता रहा। मेरा ध्यान सुमित्रा की तरफ भी था। अगर बलदेव सिंह उसके कब्जे से निकल गया तो सूरत हाल हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। टेलीफोन पर आगे इतला दे दी जाती और हमें रोक लिया जाता, मगर मुझे सुमित्रा की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। बलदेव सिंह को मैं समझ गया था कि वो किस फितरत का आदमी है। सुमित्रा अगर 3 दिन भी उसे रोके रखे तो वो उफ नहीं करेगा, बल्कि उस हसीन जाल से खुद भी नहीं निकलना चाहेगा। आबू रोड रेलवे स्टेशन के स्टॉप पर हम सिर्फ 5 मिनट रुके थे। यहाँ से कुछ और मुसाफिर बस में सवार हुए। यहाँ से चंद मील का फासला तय करने के बाद मैंने बस रोक ली। ड्राइविंग सीट पर करमचंद को बिठा दिया और खुद कंडक्टर की ड्यूटी संभाल ली। करमचंद वाकई अच्छा ड्राइवर था। वो बस को मुनासिब रफ्तार से सड़क पर दौड़ाता रहा। बस की रफ्तार से अब मुसाफिर भी मुतमईन हो गए थे, लेकिन बारिश बदस्तूर होती रही। करमचंद बड़ी महारत से बस चलाता रहा था। रास्ते में कई छोटी छोटी बस्तियां भी आई थी। मैं कई महीने पहले बेला के साथ थर की तरफ से कदालिया से होता हुआ आया था। उस तरफ भी कई वसी अरीज रेगिस्तान थे और कई पहाड़ियां थी। भागदौड़ में मुझे वो इलाका अच्छी तरह देखने का मौका नहीं मिल सका था, लेकिन इस वक्त बस पर सफर करते हुए मैं पूरी तरह लुत्फअंदोज हो रहा था। कई पहाड़ियां और कई मीलों दूर तक फैले हुए सहरा। दोपहर के वक्त हम पालू पहुंच गए। शहर के फैलाव से लगता था कि इसकी आबादी 2-2.5 लाख के लगभग रही होगी। यहाँ रेलवे स्टेशन भी था। यहाँ से एक लाइन जो दिलावरपुर और दूसरी मावड़ा की तरफ चली गई थी। मावड़ा ज्यादा दूर नहीं था, वो रेलवे जंक्शन था। एक लाइन जयपुर, दूसरी आया रोड, तीसरी कंकरोल से होती हुई उदयपुर की तरफ चली गई थी। इस सफर के दौरान मैंने एक मर्तबा भी रत्ना की तरफ नहीं देखा था। पाली शहर में दाखिल होने के बाद एक जगह बस रुकी तो मैंने रत्ना को इशारा किया। वहां उतरने वाले 2 मुसाफिरों के साथ वो भी अपना थैला संभालती हुई उतर की। तकरीबन 100 गज आगे जाकर मैंने बस रुकवा ली। करमचंद, मैंने नीचे उतरकर ड्राइविंग साइड की तरफ आते हुए कहा, बस को अड्डे पर ले जाओ। चंद मिनट मेरा इंतजार करना, मुझे एक जरूरी काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। ठीक है सरदार जी, पर जरा जल्दी आ जाना। हम पाली के अड्डे पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते, करमचंद ने कहा। बस मैं यूं चुटकी बजाते हुए पहुंच रहा हूँ, मैंने कहते हुए चुटकी बजाई और सड़क पार करके एक बाजार में दाखिल हो गया। ये शहर का नवाई इलाका था। रत्ना भी सड़क पार करके उसी तरफ आ रही थी। मैं उसके इंतजार में गली के मोड़ पर रुक गया और पगड़ी उतार कर सर खुजाने लगा। पगड़ी उतारने से मेरे बाल गर्दन तक फैल गए थे। किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। चंद कदम चलने के बाद मैंने अपनी पगड़ी उसके हवाले कर दी, जो उसने थैले में डाल ली। उस गली में दुकानें इक्का दुक्का थी, ज्यादातर रिहायशी मकान ही थे। हम बातें करते हुए वहां से बहुत दूर निकल गए और फिर एक हुजाम की छोटी सी दुकान देखकर मैं रुक गया। दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। हुजाम अकेला बैठा भट्टी पर उस तरह तेज कर रहा था। दुकान के सामने नीम का एक दरख्त भी था। तुम यहाँ दरख्त के नीचे बैठ जाओ, मैं उस हुजाम से अपना उलिया दुरुस्त करवा लूं, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। रत्ना दरख्त के नीचे एक पत्थर पर बैठ गई। उसने थैला गोद में दबा रखा था और चादर इस तरह उड़ी हुई थी कि चेहरा छुप गया था। मैं दुकान में दाखिल हुआ तो हुजाम हाथ रोककर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो भैया, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मेरे को बंदा बना दे तू, ये सारे बाल काट दे और दाढ़ी मूंछ, हाँ ये भी साफ कर दे, पर नहीं, मुझे छोड़ देना, ये तो मर्द की निशानी होवे ना। बैठो, हुजाम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। अगर आपने किसी देहात में हुजाम की दुकान देखी हो तो समझ लें कि वो दुकान भी ऐसी ही थी। सामने दीवार पर 2 फुट चौड़ा तख्ता लगा हुआ था, जिस पर दीवार के सारे एक पुराना सा आईना था और उसी के करीब ही उस तरह कैंचियां वगैरह रखे हुए थे। हुजाम ने फौरन ही काम शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने आईने में अपने आप को देखा तो मुस्कुराए बगैर ना रह सका। सर के बाल 1 इंच से ज्यादा बड़े नहीं थे, दरमियान से मांग बना दी गई थी। टूथब्रश टाइप की बारी मूंछें मेरे चेहरे पर बड़ी भली लग रही थी। मैंने गालिबन 2-2.5 महीनों बाद बाल कटवाए थे और अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। बात यह है भैया, मैंने हुजाम की तरफ देखते हुए कहा, शहर में आए हैं तो शहर वालों की तरह रहना चाहिए ना। मैंने 10 का नोट उसके हाथ में थमा दिया तो वो खुश हो गया। रत्ना दरख्त के नीचे बैठी बोर हो रही थी। मुझे देखते ही वो उठकर खड़ी हो गई। अब तो वाकई बंदे दे पुत्र लग रहे हो, उसने चादर के घूंघट की आड़ से मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो यकीनन मुस्कुराई भी थी। अब तुम्हें बंदे की पुतरी बनाना है, मैंने जवाब दिया। हम गलियों में चलते हुए उस इलाके से बहुत दूर निकल आए और फिर एक छोटी सी सराय में दाखिल हो गए। वहाँ एक कमरा हासिल करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने कमरे का सिर्फ 1 दिन का किराया अदा किया। कमरे में एक ही चारपाई थी। रत्ना अंदर दाखिल होते ही चारपाई पर गिर सी गई
उसने चादर उतार कर एक तरफ फेंक दी। 4 घंटे बस में बैठे बैठे कमर अकड़ गई और फिर 1 घंटे तुमने दरख्त के नीचे बिठाए रखा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कमर सीधी करके अपना हुलिया दुरुस्त कर लो तो चलें यहाँ से। मैं कहते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी की चूलें भी ढीली हो चुकी थी, मुझे संभल कर बैठना पड़ा। सामने रखी हुई छोटी सी मेज भी ऐसी ही थी। मैं सराय के मुंशी को चाय के लिए कहकर आया था। 4 मिनट बाद ही दरवाजा धड़ से खुला और मैले से लिबास में एक 9 उम्र लड़का चाय लेकर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा खुलते ही रत्ना गड़बड़ा कर उठ गई। लड़के की उम्र 10-11 साल से ज्यादा नहीं थी। अगर कोई बड़ा इस तरह दरवाजा खोलता तो मैं उस पर चढ़ दौड़ता। चाय के पैसे दे दो, लड़के ने दोनों कप मेज पर रखते हुए मेरी तरफ हाथ फैला दिया। मैंने उससे पूछकर 4 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। मैंने उसे बख्शिश नहीं दी थी। वो मुझे घूरता हुआ बाहर निकल गया। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बड़े जोर की भूख लग रही थी, मगर हम ज्यादा देर यहाँ रुकना भी नहीं चाहते थे। चाय पीकर रत्ना अपने थैले में से कपड़े निकालने लगी। यहाँ कोई बाथरूम नहीं था। इस किस्म की सराय में ऐसी कोई तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। उसने जग में पड़े हुए पानी में से मुंह हाथ धोया, फिर दरवाजे को कुंडा लगाकर कपड़े बदलने लगी। मैं कुर्सी पर बैठा चाय की चुस्कियां लेता रहा। रत्ना अपने साथ 2 जोड़े लेकर आई थी। इस वक्त उसने साड़ी पहन ली थी। मैंने भी पैंट शर्ट तब्दील कर ली और उसके कुछ ही देर बाद हम कमरे से बाहर आ गए। रत्ना ने साड़ी पर चादर ओढ़ ली ताकि उसकी तब्दीली को महसूस ना किया जा सके, मगर सराय से कुछ दूर आने के बाद उसने चादर उतार कर थैले में डाल ली और थैला मैंने संभाल लिया। मेरा ख्याल था कि बस अड्डे पर हमें जयपुर के लिए कोई ना कोई बस मिल जाएगी, लेकिन बस अड्डे पर पहुंचते ही जो सूरत नजर आई उसने मुझे चौंका दिया। वो बस अभी तक अड्डे पर खड़ी थी, उसमें मुसाफिर भी मौजूद थे। मुझे चौंके पहचाने जाने का अब कोई अंदेशा नहीं था, इसलिए मैं सूरत मालूम करने के लिए मजीद आगे बढ़ता चला गया। लेकिन चंद कदम चलने के बाद रत्ना ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। वो देखो, दाईं तरफ शेड के नीचे। मैंने उस तरफ देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। अमृत ठाकरे अपने 2 आदमियों के साथ वहां खड़ा था। उसके सामने एक सतून से करमचंद टेक लगाए बैठा था। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी अच्छी खासी मुरम्मत हो चुकी थी। दाईं तरफ गंगाराम भी खड़ा था। लोग दूर दूर खड़े थे। ठाकरे जैसे लोगों के करीब जाना कोई भी पसंद नहीं करता था। ये ड्रामा पता नहीं कब से चल रहा था, मगर कोई पुलिस वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या बात है भाई, वो इस गरीब को क्यों मार रहे हैं? मैंने करीब खड़े होकर एक आदमी से पूछा। वो जो जमीन पर पड़ा है माउंट आबू से आने वाली बस का कंडक्टर है, उस आदमी ने जवाब दिया। और वो ठाकरे है, बहुत बड़ा डाकू और बदमाश। उसने ठाकरे की तरफ इशारा किया। ठाकरे इसे बस के सिख ड्राइवर के बारे में पूछ रहा है, पता नहीं क्या मामला है। और वो सिख ड्राइवर कहाँ है? मैंने पूछा। कंडक्टर का कहना है और मुसाफिर भी यही कहते हैं कि वो शहर के पहले स्टॉप पर उतर गया था। उसने 10 मिनट बाद अड्डे में पहुंचने को कहा था, मगर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस शख्स ने कहा। ड्राइवर कुछ लेकर भागा है क्या? मैंने पूछा। पता नहीं क्या मामला है। उस शख्स ने कंधे उचकाए। यहाँ तो डाकुओं और बदमाशों की हुकूमत है, कानून तो बिल्कुल ही बेबस होकर रह गया है। अब देख लो भाई, बेचारे कंडक्टर को मार मार कर अधमुआ कर दिया गया है, मगर पुलिस का दूर दूर तक पता नहीं। पुलिस भी तो इन डाकुओं और बदमाशों से डरती है। मैंने कहा। डरती क्या है, घोष खाती है। उस शख्स ने जवाब दिया। जब तक पुलिस वालों के कर्म पीछे ना होंगे यही कुछ होता रहेगा। मैं जवाब देने की बजाय करमचंद की तरफ देखने लगा। मुझे उसकी हालत पर अफसोस हो रहा था। इसी दौरान गंगाराम आगे आ गया और लोगों की तरफ देखते हुए चीखा, ए तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? क्या मुजरा हो रहा है यहाँ? चलो भाग ले वो यहाँ से। उसका अंदाज बिल्कुल 3rd रेट गुंडों जैसा था। उसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई। उसे इस वक्त ठाकरे जैसे शख्स का आशीर्वाद हासिल था। हालांकि 4 दिन पहले जब मैंने उसे पकड़ा था तो उसकी जान निकली जा रही थी। उसने मेरी तरफ भी देखा था, लेकिन उसके फरिश्ते भी मुझे पहचान ना सके। चलो निकलो प्यारे, कहीं कोई और रफ पड़ना शुरू हो जावे, रत्ना ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। रत्ना जालिंदर की रहने वाली थी। वो मेरे बारे में भी जानती थी कि मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, इसलिए अब वो बातों में अक्सर पंजाबी के अल्फाज इस्तेमाल करने लगी थी। मैं उसके साथ चल पड़ा। हमारा अंदाज ऐसा ही था जैसे किसी बस से उतरे हों या कहीं जाने का इरादा रखते हों। उस कमीने ठाकरे को शायद ये शुबा हो गया है कि उस बस के सिख ड्राइवर के बेस में तुम थे, रत्ना ने कहा। उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा ऊंची नहीं थी। लेकिन हैरत है, वो यहाँ कैसे पहुंच गया? क्या वो पहले से यहाँ मौजूद था और उसे इतला मिल गई थी कि तुम इस बस पर सिख ड्राइवर के बेस में आ रहे हो? बात इतनी सहल नहीं थी जितनी तुम समझ रही हो। मैंने कहा। 4 दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि शहर में मुझे शक्ति का एक पुराना दोस्त गंगाराम मिल गया था। हाँ, वही जिसने तुम्हें मिट्ठू राम और मधु के बारे में बताया था कि वो ठाकरे के हाथ लग गए थे, रत्ना बोली। हाँ, और अब मुझे यकीन हो गया है कि वो महज इत्तेफाक से ठाकरे के हाथ नहीं लगे थे। मैंने कहा। नागराज को ठिकाने लगाने वाली रात मधु और मिट्ठू राम रास्ते में हमारी कार से उतर गए थे। मिट्ठू ने कहा था कि वो रात अपने किसी दोस्त के पास गुजारेंगे और सुबह सवेरे यहाँ से चले जाएंगे। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, और मेरे ख्याल में मिट्ठू का वो दोस्त गंगाराम था जिसे मिट्ठू ने उस रात की कार्रवाई के बारे में बताया होगा। गंगाराम जैसे लोग किसी के दोस्त नहीं होते। वो पहले ही जानता होगा कि ठाकरे को बैरू के खजाने के सिलसिले में मेरी तलाश है। उसने मधु और मिट्ठू राम को ठाकरे के हवाले कर दिया। मिट्ठू ने अपनी जान दे दी, मगर मेरे बारे में कुछ नहीं बताया।
और मधु ने जो कुछ किया उसके साथ जो कुछ हुआ वो भी तुमने देख लिया था। मगर गंगाराम आज इस कहानी में कहाँ फिट होता है? रत्ना ने कहा। 4 दिन पहले वही गंगाराम मुझे मिला था और मुझे यकीन है कि उसने मुझे पहचान लिया था, मगर कुछ बोला नहीं था। बाद में उसने ठाकरे को मेरे बारे में बता दिया होगा। मगर वो यहाँ कैसे पहुंच गया? मेरा मतलब है ठाकरे को कैसे पता चला कि तुम 6 ड्राइवर के बेस में हो? रत्ना ने पूछा। मेरा ख्याल है आज सुबह गंगाराम ने मुझे बस में देख लिया था और वो ठाकरे को बताने के लिए भागा होगा। मैंने कहा। सफेद पैंट शर्ट वाला वो गुंडा जो अभी कुछ देर पहले लोगों को वहां से हटा रहा था वो गंगाराम था क्या? रत्ना ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हाँ, मैंने कहा। उसने ठाकरे को बताया होगा और ठाकरे ने हमारा पीछा शुरू कर दिया होगा। उसको रवानगी में देर हुई होगी, वरना वो हमें रास्ते ही में रोक लेते। वैसे ये भी अच्छा हुआ कि हम शहर के नवाई इलाके में बस से उतर गए थे। अड्डे तक आते तो शायद धर लिए जाते। अब क्या इरादा है? रत्ना ने पूछा। जो भी बस रवाना होती हुई नजर आए उस पर सवार हो जाओ। मैंने कहा। उन्हें ये तो मालूम नहीं होगा कि मेरे साथ कोई औरत भी है, लेकिन इस तरफ भी मेरी तलाश में 2 आदमी जरूर होंगे जहां मैं बस से उतरा था। और अगर वो उजाम की दुकान तक पहुंच गए तो उन्हें सारी कहानी का पता चल जाएगा। मुझे तो बेचारे बलदेव सिंह पर तरस आ रहा है, रत्ना ने कहा। अगर वो उनके हाथ लग गया तो न जाने उसका क्या असर करेंगे। शाम तक तो वो सुमित्रा ही के कब्जे में रहेगा, मैंने जवाब दिया। उससे छूटते ही वो बस स्टेशन जाएगा और फिर पुलिस थाना होगा। बहरहाल मेरा ख्याल है उसे कुछ नहीं होगा। अलबत्ता माउंट आबू में सुमित्रा की और दूसरे शहरों में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। अगर सुमित्रा उनके हाथ लग गई तो? रत्ना बोली। वो ज़हीन लड़की है, मैंने जवाब दिया। वो बलदेव सिंह को तुम्हारे ही मकान में छोड़कर अपने बंगले पर चली जाएगी। मैंने उसे समझा तो दिया था कि जैसे ही हालात पुरसुकून हो कहीं और चली जाए। हम बातें करते हुए जोधपुर जाने वाली बसों के स्टैंड पर पहुंच गए। मैंने मालूम किया तो पता चला कि जोधपुर के लिए 10 मिनट बाद एक बस रवाना होने वाली है। मैंने जल्दी से टिकट खरीद लिए और एक स्टॉल से खाने की कुछ चीजें खरीद ली। किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का वक्त नहीं था। नान पकौड़े और कुछ और चीजों के अलावा मैंने पानी की एक बोतल भी ले ली थी। भूख इस शिद्दत की लग रही थी कि मजीद सब्र नहीं हो सका। बस में अपनी सीट पर बैठते ही हमने खाना खाना शुरू कर दिया। ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि इस तरह खाना खाने वाले हम अकेले नहीं थे। हमारी आगे वाली सीट पर एक जोड़ा और पिछली सीटों पर भी 2-3 आदमी कुछ न कुछ खा रहे थे। ये सफर भी खासा तवील साबित हुआ। हम शाम 6 बजे के करीब जोधपुर पहुंच गए। वसीउ अरीज रेगिस्तान के बीचों बीच पहाड़ियों पर आबाद इस शहर की शान ही निराली थी। ये शहर सबके लिए अपनी आगोश वाक किए हुए था, मगर रेत के दाखिले पर पाबंदी थी। शहर के चारों तरफ 10 मील के फासले पर ऊंची दीवार थी ताकि सैरा की उड़ती हुई रेत को शहर में फैलने से रोका जा सके। हम अभी खतरे से बाहर नहीं हुए थे, इसलिए घूमने फिरने की बजाय हमने किसी महफूज जगह पर टिक जाने को तरजीह दी। रिटांडर के इलाके में डिफेंस लिबर्टी रोड पर होटल कार्ती भून से कुछ फासले पर दरमियाने दर्जे के एक रिहायशी होटल की 7वीं मंजिल पर हमें एक 3 बेड वाला कमरा मिल गया। ये होटलों वाले भी अजीब लोग होते हैं। मुसाफिरों को लूटने के लिए बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अकेला आदमी होगा तो माजरत कर लेंगे, कोई सिंगल बेडरूम खाली नहीं है, इससे डबल बेडरूम का किराया वसूल करने की कोशिश करेंगे। अगर मुसाफिर 2 होंगे तो उन्हें ट्रिपल बेडरूम दे देंगे। हम अगर कोशिश करते तो किसी और होटल में डबल बेड का कमरा मिल सकता था, मगर हम घूमने फिरने के मूड में नहीं थे, इसलिए ट्रिपल बेड वाला कमरा ही ले लिया। यहाँ भी मैंने सिर्फ 1 दिन का किराया दिया था और रजिस्टर पर आमद के खाने में बीकानेर और जाने के खाने में माउंट आबू लिखा था और आमद का मकसद सैरो तफरी तहरीर किया था। बाहर से उस होटल की बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत थी, मगर अंदर से ये नायत 3rd क्लास साबित हुआ था। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। लोहे के स्प्रिंग वाले 3 बेड थे जिन पर नायत घटिया मैट्रेस और मैली सी चादरें बिछी हुई थी। एक झूलती हुई मेज और 2 कुर्सियां थी। एक दीवार पर कैलेंडर टंगा हुआ था जिस पर श्री देवी की नीम उरियान तस्वीर थी। वो तस्वीर कुछ ज्यादा ही फ्री स्टाइल अंदाज में खींची गई थी। एक दीवार में हजमी अलमारी बनी हुई थी जिसमें कंक्रीट के शेल्फ लगे हुए थे जिस पर पुराने अखबार बिछे हुए थे। अलमारी का दरवाजा वगैरह नहीं था। मैंने थैला उस अलमारी में रख दिया और जूते उतारे बगैर एक पलंग पर नीम तराज हो गया। रत्ना भी दूसरे पलंग पर लेट गई। खाने का क्या बंदोबस्त होगा? कुछ देर बाद रत्ना ने पूछा। हम ये थैला कमरे में छोड़कर नहीं जा सकते, ना इसे साथ लेकर घूम सकते हैं। मैंने कहा खाना हमें कमरे में ही मंगवाना होगा। ये होटल ऐसा है तो यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं होगा। मजबूरी है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं तो कई महीनों से अच्छे खाने को तरस गया हूँ। राजस्थान से निकलने के बाद ही कोई ढंग की चीज खाने को मिलेगी। मैं उठकर कॉल बेल का बटन दबा दिया। वेटर तकरीबन 10 मिनट बाद आया। उसने अगरचे होटल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, मगर यूनिफॉर्म इस कदर मैली थी जैसे महीने भर से उसके जिस्म से अलग ना हुई हो। मैंने खाने के बारे में पूछा तो वो दर्जनों नाम गिनवाता चला गया, मगर एक चीज का नाम भी मेरी समझ में नहीं आ सका। दाल चावल है या नहीं? रत्ना ने उसे घूरते हुए पूछा। मिलेगा, जरूर मिलेगा, वेटर ने जवाब दिया। तो फिर दाल चावल ले आओ, रत्ना ने कहा। वेटर हमें घूरता हुआ बाहर चला गया। उसका ख्याल था कि हम कोई लंबा चौड़ा ऑर्डर देंगे जिससे उन्हें हमारी खाल उतारने का मजीद मौका मिलेगा। वेटर की वापसी आधे घंटे बाद हुई। चावल प्लेटों में अलग थे और दाल एक प्याले में अलग थी। बस पानी ही पानी था। दाल का दाना गोता लगाकर ढूंढने ही से मिल सकता था।
खाना खाने के बाद हम दोनों देर तक खिड़की में खड़े बाजार की रौनक देखते रहे। हमारा कमरा 7वीं मंजिल पर था और हम दोनों तरफ दूर दूर तक देख सकते थे। सामने सड़क के दूसरी तरफ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, उनमें भी एक होटल था और बाकी बिल्डिंगों में रिहायशी फ्लैट थे। 11 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वेटर बर्तन ले जा चुका था। ये कौन हो सकता है? मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए उसे वहीं खड़े रहने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही दरवाजा खोला, 2 पुलिस वालों को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और चेहरे से किसी किस्म के तासरात का इजहार नहीं होने दिया। उनमें एक कांस्टेबल था और दूसरा हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल के कंधे पर राइफल लटकी हुई थी और हेड कांस्टेबल के हाथ में छोटी सी छड़ी थी। क्या बात है हवालदार जी? मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। उनके खड़े होने के अंदाज से मैं समझ गया था कि खतरे की कोई बात ना थी। पुलिस वाले रात को होटलों में ठहरने वाले मुसाफिरों को परेशान करते रहते थे। मकसद कुछ बटोरने के सिवा और कुछ नहीं होता था। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ से आए हो? कहाँ जाने का इरादा है? क्या काम करते हो? हवालदार ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। मैंने अपना नाम वही बता दिया जो होटल के रजिस्टर में लिखवाया था। बीकानेर में अपनी दुकान है, मिर्चों की 8 की। मैंने कहा घूमने फिरने को निकले हैं जी, माउंट आबू जा रहे हैं। हफ्ता 10 दिन वहां रहेंगे और फिर वापिस चले जाएंगे। तुम्हारे साथ कौन है? हवालदार ने नीम खुले दरवाजे से अंदर झांकते हुए कहा। मेरी पत्नी है जी, मैंने जवाब दिया। अच्छा तो 20 रुपए निकालो, हवालदार बोला। वो क्यों जी? होटल का किराया तो हम दे चुके हैं। मैंने कहा ये होटल का किराया नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये छोटी सी रकम ले रहे हैं। बहुत सी परेशानियों से बच जाओगे। अगर नहीं दोगे तो वो खामोश होकर मानीखेज निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। अच्छी जबरदस्ती है। मैं बड़बड़ाते हुए जेब से 20 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। अब रात भर ऐश करो अपनी पत्नी के साथ। हवालदार मुस्कुराया। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जय राम जी की। धन्यवाद, मैंने कहा और जय राम जी की कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। रत्ना अभी खिड़की के करीब खड़ी थी। मैंने जैसे ही दरवाजा बंद किया वो मेरी तरफ घूम गई। क्या पूछ रहे थे वो लोग? उसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। होटल में ठहरे हुए मुसाफिरों से बत्ता जमा कर रहे थे। मैंने जवाब दिया। 20 रुपए में टल गए। इनके ऊट पटांग सवालात से बच गए, वरना परेशानी हो सकती थी। रत्ना बेड पर लेट गई, मैं भी दूसरे बेड पर लेट गया। हमने पूरा दिन सफर किया था, थकन से बुरी हालत थी। बिस्तर पर लेटने के थोड़ी देर बाद मैं सो गया। मैं पता नहीं कितनी देर सोया था कि सीने पर बोझ महसूस करके मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट लेने की कोशिश की मगर दबाव कम नहीं हुआ था। वो रत्ना थी जो मेरे बेड पर लेटी हुई थी और उसका एक हाथ मेरे सीने पर था। मैंने पूरी तरह आंखें खोल दी और फिर मैं चौंके बगैर ना रह सका। रत्ना के बदन पर लिबास नाम की कोई चीज ना थी। ए क्या है? सोने दो मुझे, मैं बड़बड़ाया। तो मैं क्या कह रही हूँ, सो जाओ, रत्ना ने सरगोशी में जवाब दिया। मुझे डर लग रहा था इसलिए यहाँ आ गई। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मेरे जहन में रजिया के अल्फाज गूंजने लगे। कसूर में मैं जब रजिया के घर में रह रहा था, उसका शोहर जेल में था और एक रात रजिया इसी तरह मेरे बिस्तर पर आ गई थी। उसने कहा था कि सर्दी लग रही थी इसलिए मेरे पास आ गई थी और मुझे हैरत हुई थी कि सर्दी लगने के बावजूद उसने लिबास क्यों उतार रखा था। और अब रत्ना को डर लग रहा था तो वो मेरे पास आ गई थी मगर लिबास को अपने बिस्तर पर ही छोड़ आई थी। बहरहाल रत्ना से मैंने ये नहीं पूछा था कि डर लग रहा था तो उसने अपने लिबास से पीछा क्यों छुड़ाया था, क्योंकि अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि जब कोई औरत इस तरह किसी मर्द के पास आकर सर्दी लगने या डरने की बात करे तो उसका मतलब क्या होता है। रात का बाकी हिस्सा जागते हुए गुजरा था। सुबह 7 बजे मैंने बिस्तर छोड़ दिया और जब मैं तैयार होकर बाथरूम से निकला तो रत्ना उस वक्त भी सो रही थी। मैंने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे, मैंने कहा। रत्ना बाथरूम में घुस गई और मैं खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर झांकने लगा। नीचे बाजार में दुकानें खुलना शुरू हो गई थी और लोगों की आमदोरफ्त भी जारी थी। 8 बजे के करीब हमने होटल छोड़ दिया। एक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता किया और फिर एक ऑटो रिक्शे पर बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मेरा ख्याल था कि यहाँ से हमें जयपुर या बीकानेर के लिए कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी। स्टेशन पर पहुंचकर पता चला कि जयपुर की ट्रेन आधा घंटा पहले जा चुकी है। दूसरी ट्रेन 11 बजे जाएगी। अलबत्ता आधे घंटे बाद बीकानेर के लिए ट्रेन मिल सकती है। बीकानेर के लिए चित्तौड़गढ़ से आने वाली ये ट्रेन 20 मिनट बाद यहाँ पहुंचने वाली थी। मैंने बीकानेर के लिए टिकट खरीद लिए और हम दोनों प्लेटफॉर्म पर आकर दाखिली गेट से कुछ दूर एक बेंच पर बैठ गए, जहाँ एक जवान औरत और एक अधेड़ उम्र मर्द पहले ही बैठे हुए थे। वो दोनों मियाँ बीवी थे और उन्हें नागौर जाना था। वो औरत फौरन ही रत्ना से बेतकल्लफ हो गई और वो आपस में बातें करने लगी। उसके बरक्स उस औरत का शोर गालबन खामोश तबीयत का मालिक था। नमस्कार के तबादले के अलावा मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। प्लेटफॉर्म पर खासा हुजूम हो गया। ट्रेन आने में 5 मिनट बाकी थे। प्लेटफॉर्म पर इतलाई घंटी भी बज चुकी थी। वो बेंच अगरचे सिर्फ 4 ही अफराद के लिए मखसूस थी, लेकिन उस पर इतनी गुंजाइश थी कि 5 अफराद भी बैठ सकते थे। और शायद यही समझते हुए वो अधेड़ उम्र औरत मेरी तरफ किनारे पर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे जगह देने के लिए सिर कर उस आदमी के साथ बैठ गया। मेरे साथ बैठने वाली वो औरत अगरचे अधेड़ उम्र थी,
रंगत भी कदरे सांवली थी, लेकिन उसके चेहरे के नकूश गजब के थे। वो मेरे साथ बिल्कुल जुड़कर बैठी थी और मैं अपने आप में कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई तो मैं उठकर खड़ा हो गया। रत्ना और वो दोनों मियाँ बीवी भी उठ गए, मगर वो अधेड़ उम्र औरत बेंच पर ही बैठी रही। ट्रेन आते ही प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी सी मच गई। वो दोनों मियाँ बीवी तो अपना सूटकेस उठाकर ट्रेन की तरफ चले गए और मैं अपने सामने से गुजरती हुई ट्रेन की बोगियों के नंबर देखने लगा। हमारी सीटें 9 नंबर की बोगी में थी। रिजर्वेशन के इजाफी पैसे भी दिए थे, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि हमारी सीटों पर कोई दूसरा मुसाफिर कब्जा नहीं करेगा। खड़े क्या देख रहे हो? रत्ना ने मुझे घूरते हुए कहा। ट्रेन में बैठना नहीं क्या? ट्रेन रुक चुकी थी। कुछ उतरने वाले मुसाफिर और कुछ सवार होने वाले मुसाफिरों की हड़बोंग खासी अफरा तफरी दिखाई दे रही थी। ये हजूम कम हो लेने दो, हमारी सीटें तो रिजर्व हैं, परेशानी की क्या बात है? मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। बेंच पर बैठी हुई औरत भी अब उठ गई थी। वो चलने में अजीब सी नजरों से कभी मुझे और कभी रत्ना को देखती रही और फिर एक तरफ चलने लगी। रत्ना को न जाने क्या बेचैनी थी कि वो बार बार मुझे ट्रेन पर सवार होने का कह रही थी। असूली तौर पर हमें अब ट्रेन पर सवार हो जाना चाहिए था, मगर मैं भी अब अपने आप में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ट्रेन 10 मिनट यहाँ रुकती थी, 5 मिनट गुजर चुके थे। मैं रत्ना को इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन 3-4 कदम ही चला था कि एक आदमी से टकरा गया। वो कैशुराम था। तकरीबन 5 महीने पहले बेला के साथ कैशुराम से आमना सामना हुआ था। उस वक्त भी मेरे चेहरे पर घनी दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए थे और चिड़िया के घोंसले की तरह उलझे और बिखरे हुए थे, जबकि इस वक्त मैं अपने असल रूप में था और कैशुराम ने मेरा ये चेहरा नहीं देखा था। लेकिन मेरे दिल में चोर था और उसे बराह रास्त अपने चेहरे पर नजरें जमाए पाकर मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई थी। उसके दोनों बाजू मैंने अभी तक थाम रखे थे। इससे पहले कि मैं उसके खिलाफ कोई संगीन कदम उठाता, उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और वो मादरत अमेज लहजे में बोला, माफ करना श्रीमान जी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। कोई बात नहीं, मैंने उसके बाजू छोड़ दिए। वो जयराम जी की कहता हुआ आगे बढ़ गया। मेरी पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए। मैंने जेब से रुमाल निकालकर पसीना पूछा और रत्ना की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर भी हवाइयां सी उड़ी हुई थी। उसी रात बैरू वाले बंगले में बेला के साथ वो मॉनिटरिंग सेट पर कैशुराम को देख चुकी थी और इस वक्त कैशुराम को पहचानने में उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। लगता है ये राक्षस हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रत्ना ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। अगर कैशुराम यहाँ है तो बेला भी जोधपुर पहुंच चुकी होगी। कैशुराम तो मुझे इस हुलिये में नहीं पहचानता, इसे तो दाढ़ी वाले स्वामी की तलाश होगी। मेरा ये चेहरा सिर्फ बेला ही पहचान सकती है। मैंने कहा, हो सकता है वो स्टेशन पर मौजूद ना हो। ट्रेन चलने में सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, आओ जल्दी करो। हम दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए 9 नंबर की बोगी के सामने पहुंच गए। उस वक्त मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया। ट्रेन के रवाना होने में कुछ ही देर रह गई थी, इसलिए जाने वाले मुसाफिर किसी भी बोगी में सवार होने की कोशिश में थे। 9 नंबर बोगी के दरवाजे के अंदर की तरफ भी बड़ा रश था। मैंने थैला रत्ना को थमा दिया और खुद ऊपर चढ़ गया। मुख्तसर सी रायदारी में औरतें भी थी और मर्द भी, जो एक दूसरे को धक्के देते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैं उस वक्त बाथरूम के सामने पहुंच चुका था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से उठने वाले ताफुन से दिमाग फटा जा रहा था। मैं आगे बढ़ना ही चाहता था कि दूसरी तरफ से एक औरत दूसरों को धकेलती हुई आगे आ गई। उसने सफेद टी-शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। वो शायद नीचे उतरना चाहती थी। उसका सर कदरे झुका हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन मेरे करीब पहुंचकर उसने जैसे ही सर ऊपर उठाया, मुझे अपना दिल कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो बेला थी। बेला भी बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रही थी।